हेलो टू ऑल, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़िया, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रही हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड उनके बारे में जो है वो बात करेंगे, ताकि जो आपके आने वाला हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम है या फिर और भी वेरियस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको एक हेल्प मिल सके। ठीक है जी। तो इस हफ्ते की जो पहली न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो रिसेंटली आपको पता है 15 अप्रैल को हम लोगों ने हिमाचल डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है इस दिन 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बनाया गया था, जिसमें 26 आपकी शिमला की थी और 4 जो थी वो पंजाब प्रिंसली स्टेट थी, और उनको मर्ज करके हिमाचल प्रदेश को एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। तो 15 अप्रैल को जो है हम लोग हिमाचल दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली इसी 15 अप्रैल को आप देखेंगे कि हमने 76th जो हमारा हिमाचल डे है उसको सेलिब्रेट किया। अब ये कहाँ पे किया, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि काजा जो कि लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। और ये पहली बार है, ठीक है जी, हिमाचल की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी ट्राइबल एरिया में जो है वो आपका हिमाचल डे सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे जो सीएम थे हमारे, उन्होंने कुछ एक अनाउंसमेंट्स की हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा काजा न्यूज़ में था, तो कहीं ना कहीं काजा के आसपास जो है क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 76th हिमाचल डे जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है भी, ठीक है जी। कहाँ पे किया है, काजा टाउन में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। और काजा टाउन की बात करें तो इसको भाई लैंड ऑफ लामास के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि अनाउंसमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस अनाउंसमेंट्स के अंदर जो है कुछ एक एरियाज का जिक्र हुआ है वो इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखेंगे तो यहां पे लांगजा एक विलेज है स्पीति वैली में, याद रखिएगा। लांगजा जो है ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति। ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। एग्जाम में आपके लिए स्टेटमेंट बन सकती है कि लांगजा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है लांगजा इज नोन एज द फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति, तो स्टेटमेंट आ सकती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। यहां पे एक ऑब्जर्वेटरी स्टार गेजिंग ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पे सेटअप की जाएगी, ये इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है जी। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से जो है यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाएगी। तो लांगजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे डीए जो है, ठीक है जी, डीए जो है उसको बढ़ाया गया है, 34% कर दिया गया है माय डियर। जो डियरनेस अलाउंस है उसको 34% किया गया है, पहले ये 31% जो है वो हुआ करता था। उसके बाद देखें तो एक स्कीम है जिसका नाम है हर घर लक्ष्मी नारी सम्मान निधि। ये स्कीम के अंतर्गत क्या किया है, सीएम ने अनाउंस कर दिया है कि एक जो मंथली अलाउंस मिलता है 1500 रुपए का, वो दिया जाएगा 9000 वुमेन्स ऑफ स्पीति, ठीक है जी। तो स्पीति की जो 9000 औरतें हैं भाई, उनको 1500 रुपए जो मंथली अलाउंस सरकार ने अनाउंस किया था वो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई थी हमारे सीएम के द्वारा हिमाचल डे के दौरान। अब देखिए, जैसे काजा न्यूज़ में है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि काजा के आसपास जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा भी लाहौल स्पीति का मैप आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे काजा जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माय डियर आपका काजा। अब इस काजा पे देखिए तो यहाँ पे काजा के साथ ही यहाँ पे एक विलेज है जिसको बोलते हैं लांगजा। लांगजा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विलेज आपको देखने को मिलेगा। लांगजा अभी हमने देखा कि ये फॉसिल विलेज है भाई आपकी स्पीति वैली का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दूसरी चीज देखो, जो कॉमन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखने को मिलेगी। तो आपको इस काजा के पास अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पास आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं भाई परांग पास, ठीक है जी, या फिर परांगला।
प्रांगला भी इसे कहा जाता है, प्रांगला पास जो है इसको कहा जाता है। ये जो प्रांगला पास है माय डियर, ये हाईएस्ट पास है हिमाचल प्रदेश का, ये भी आपने याद रखना है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वे टू लद्दाख, ठीक है जी। तो काजा से लद्दाख के लिए जो है ये पर्टिकुलर पास जो है आपका वो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस काजा के आसपास के एरिया को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी, जिसमें से टैबो मोनेस्ट्री। टैबो मोनेस्ट्री माय डियर आपको पता ही है, बिल्कुल अजंता ऑफ हिमालय जो है इसको कहा जाता है। अजंता ऑफ हिमालय कहने के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है, द क्वालिटी ऑफ पेंटिंग्स जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अजंता केव्स जो हैं उनके साथ जब इनको मिलाया जाएगा तो उनकी जो क्वालिटी है वो सिमिलर देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो धनकर गोम्पा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एक मोनेस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको की मोनेस्ट्री हो गया, ठीक है जी। की मोनेस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो किब्बर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो किब्बर है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है माय डियर, क्योंकि किब्बर वाला जो ये एरिया है ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, किब्बर है। तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो आगे चल के हम लोगों को एक प्लेस देखने को मिलेगा विच इज नोन एज द लोसर। लोसर स्थान जो है ये अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस लोसर स्थान की मैं आपको बात बता दूं, दिस इज नथिंग बट माय डियर, ये लास्ट विलेज माना जाता है स्पीति वैली का, स्पीति वैली का लास्ट विलेज माना जाता है आपका लोसर। अब इस लोसर के बाद अगर आप देखेंगे तो लोसर के बाद हम लोगों को क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोसर के बाद एक पास हमें देखने को मिलेगा और इस पास को बोलते हैं भाई कुंजुम पास, और यही वो कुंजुम पास है जो गेटवे का काम करता है, विच बिकम द गेटवे बिटवीन द स्पीति एंड लाहौल। क्योंकि अगर आप देखें बोलने का मतलब ये है कि इस कुंजुम पास से जब आप इस साइड आएंगे तो ये आपका लाहौल वाला रीजन हो जाएगा और इस साइड जाएंगे तो ये आपका स्पीति वाला रीजन जो है वो हो जाएगा। तो काजा के आसपास के जो एरिया हैं वो इंपॉर्टेंट एरियाज हमने यहाँ पे देखे। वहीं अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्लेसेस की तो यहाँ पे आपको केलोंग देखने को मिलेगा एंड केलोंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल एंड स्पीति माय डियर। वहीं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पास आपको देखने को मिलेगा जिसको आप बोलते हैं बारालाचा पास भी, ठीक है जी, बारालाचा पास, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं से आपकी 3 नदियां निकलती हैं, तो चंद्रा हो गई, भागा होगी और यूनाम तसो हो गई, ठीक है जी। इस साइड आपकी भागा आएगी, इस साइड आपकी चंद्रा आएगी और इस साइड आपकी यूनाम तसो, ठीक है जी। यूनाम तसो जो है ये रिवर आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी, यहीं से निकलती है। द पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट भी इसे कहा जाता है। वहीं अगर हम कुछ और चीजों की बात करें तो ऑब्वियसली उदयपुर इंपॉर्टेंट है, त्रिलोकीनाथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिक है खुद में ही, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट जो है वो दोनों ही क्या है, उनकी दोनों की आस्था रहती है भाई। यही वो इंपॉर्टेंट मंदिर है जहां के जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका चंबा के राणाओं के पास होता है, और वही क्या करते हैं, एक प्रीस्ट अपॉइंट करते हैं और वो प्रीस्ट जो है वो लामा रहते हैं। तो ये यूनिकनेस है इस मंदिर की, ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो यहां से तो काजा के आसपास के जो ये एरियाज थे, यहां पे आप देखेंगे तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं कि कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो नेक्स्ट न्यूज रहने वाली है, रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने शिमला को विजिट किया। अब शिमला को विजिट किया तो वो वेरियस प्लेसेस पे वो गई, जैसे जाखू मंदिर हो गया वहां पे वो गई, ठीक है जी। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हो गया वहां पे वो गई, और उसके बाद वो अपने राष्ट्रपति निवास में भी गई। तो हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि राष्ट्रपति निवास, ठीक है जी, पहले कौन हुआ करता था और अब कौन सा पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है वो एज ए राष्ट्रपति निवास यूज किया जाता है। तो अगर हम इतिहास को देखें माय डियर, तो आपको एक बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, इस बिल्डिंग को बोलते हैं जी वाइसरीगल लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है
कैसे हो सकता है हम क्वेश्चन में देखेंगे। वाइस रीगल लॉज जो है माय डियर, याद रखिएगा ये किसी टाइम पे राष्ट्रपति निवास जो है वो हुआ करता था, राष्ट्रपति निवास भी ये हुआ करता था। इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग को 1884-85 के अंदर बनाया गया था। इसका आइडिया जो था लॉर्ड लेटन जो वाइसराय हुए उनके द्वारा इसका आइडिया लिया गया था, लेकिन लॉर्ड डफरिन जो हैं ये पहले वाइसराय हुए थे जो इस बिल्डिंग में रुके थे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है माय डियर वो आपका नियो गॉथिक स्टाइल देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस बिल्डिंग को, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है पीछे, इस बिल्डिंग को डिजाइन किसने किया था, तो हेनरी इरविन जो थे इसके डिजाइनर थे भाई, चीफ डिजाइनर थे, इन्होंने डिजाइन किया था। हालांकि मैं आपको बता दूं शिमला टाउन जो है ना हमारा, शिमला टाउन में आपको 7 इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलेगी, जैसे जाखू हिल हो गया आपका, समर हिल हो गया आपका, ठीक है जी, उसके बाद प्रोस्पेक्टस हिल हो गया, बेंटनी हिल्स हो गया आपका। इस तरह की 7 इंपॉर्टेंट हिल्स जो हैं शिमला के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उस 7 हिल्स में एक माउंटेन हिल है माय डियर जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी हिल। अब ऑब्जर्वेटरी हिल की अगर आप बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऑब्जर्वेटरी हिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है माय डियर वही है आपका वाइसरीगल लॉज। याद रखिएगा वाइसरीगल लॉज जो है ये आपका ऑब्जर्वेटरी हिल के ऊपर है और ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे आप एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो समर हिल, तो समर हिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एचपीयू ही है भाई, ठीक है जी। उसके बाद जाखू हिल की बात करें तो जाखू हिल में आपको जो हनुमान का मंदिर देखने को मिलेगा वो आपका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑब्जर्वेटरी हिल जो है ये आपका जुड़ता है वाइसरीगल लॉज से। एट प्रेजेंट जो है ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है इसको बोला जाता है भाई। इस एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट में जो है पूरी दुनिया से, इंडिया से, दुनिया से रिसर्चर्स जो है वो आते हैं रिसर्च करने के लिए। रिसेंटली आप बोलेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर जो है ये बिल्डिंग आती है। और इसका इतिहास भी बहुत सही रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो शिमला एग्रीमेंट यहां हुआ। रिमेंबर माय डियर, ऐसा बोला जाता है कि जो डिसीजन था पार्टीशन का, ठीक है जी, पार्टीशन का जो डिसीजन था 1947 में वो भी इसी वाइसरीगल लॉज में जो था वो लिया गया था। तो रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो यहाँ पे विजिट किया था उन्होंने, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है वो भी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए आपको लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट जो है मैंने बनाई हुई हैं। इन दोनों लिस्ट में क्या है, पहली लिस्ट में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, ठीक है जी, ये पहली लिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलेंगे और लिस्ट 2 में आपको डिजाइनर या फिर आर्किटेक्चर जो हैं उनके नाम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं शिमला के अंदर जो है बहुत सी हेरिटेज बिल्डिंग्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, तो इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है क्वेश्चन हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिस्ट 1 में जैसे पहले है शिमला कालका रेलवे, दूसरा है टाउन हॉल, तीसरा है क्राइस्ट चर्च और 4th वन आपको एलर्जली हाउस जो है वो देखने को मिलेगा। ये 4 ऐतिहासिक बिल्डिंग्स और एक पर्टिकुलर 3 ऐतिहासिक बिल्डिंग और एक रेलवे ट्रैक हमने लिया है और इसके डिजाइनर हम लोगों को बताने हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि शिमला कालका रेलवे की बात करें माय डियर, तो इसके जो डिजाइनर रहे हैं, इसके जो आर्किटेक्चर रहे हैं वो H.S. हैरिंगटन रहे हैं। इन्होंने ये मेन चीफ आर्किटेक्चर थे शिमला कालका रेलवे ट्रैक के, ठीक है जी। तो ए के साथ यहाँ पे 3 हम लोगों ने मैच करना है। टाउन हॉल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टाउन हॉल जो है ये भी हेनरी इरविन ने ही डिजाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइसरीगल लॉज अभी हमने देखा, इसको भी हेनरी इरविन ने ही डिजाइन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें माय डियर चर्च की, जो शिमला के अंदर आपको चर्च देखने को मिलेगा, इस चर्च के अगर डिजाइनर की बात करें तो J.T. वॉल्यू जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। और एलर्जली हाउस जो कि हमारी सेक्रेटरीट हुआ करती थी, अब हालांकि ऑफिस अभी भी यही है लेकिन नई बिल्डिंग भी बन गई है, तो एलर्जली हाउस जो है इसको एज ए सेक्रेटरीट हम यूज करते हैं। तो एलर्जली हाउस जो है इसके डिजाइनर रहे हैं T.E.G. कूपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो
ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम इसीलिए किया गया है कि शिमला जो कैपिटल है उसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है जी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लिया हमने, है ना, एलर्जली हाउस हो गया, ठीक है जी, फिर टाउन हॉल हो गया, उसके बाद चर्च हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो गेयटी थिएटर आपको देखने को मिलेगा। पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो यहाँ पे शो हुआ था कौन सा हुआ था ना, द टाइम विल टेल यहाँ पे शो हुआ था। फिर किस तरह का प्ले था, वो तो कॉमेडी प्ले था एक, इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। ऑकलैंड हाउस के बारे में पूछा जा सकता है, गॉटन कैसल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कैनेडी हाउस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह की बहुत सी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं शिमला के अंदर जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट जो है वो प्रेसिडेंस का जो हमारा राष्ट्रपति निवास है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा माय डियर, एट प्रेजेंट जो राष्ट्रपति निवास है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल रिट्रीट। प्रेसिडेंशियल रिट्रीट इसको बोला जाता है। मशोबरा के अंदर जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहीं पे रिसेंटली ट्यूलिप गार्डन जो है वो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने इनॉग्रेट किया। तो ये हो जाता है प्रेसिडेंशियल रिट्रीट जो है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। ठीक है जी, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। सीएम का जो रेजिडेंस है वो कौन सा है, गवर्नर हाउस जो है वो कौन सा है, ठीक है जी, प्रेसिडेंस का जो हाउस है वो कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर हम देखें तो इस प्रेसिडेंशियल रिट्रीट को भी माय डियर 1850 के अंदर जो है बनाया गया था। हालांकि एक किताब है एडवर्ड जे बक की, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। एडवर्ड जे बक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो था ये किताब लिखी गई। इस किताब में मेंशन किया गया है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है, इसको मिस्टर सी, ठीक है जी, हालांकि सिर्फ यही रेफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। इस बिल्डिंग को ये सुपरिटेंडेंट थे आपके शिमला के, जिनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इस बुक से जो हमें रेफर मिलता है वहां पे मिस्टर सी लिखा गया था। तो मिस्टर सी जो है इन्होंने इस बिल्डिंग को 1850 में बनवाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे तो राजा ऑफ कोठी प्रिंसली स्टेट के राजा जो थे उन्होंने इस बिल्डिंग को लीज पे ले लिया विलियम हे, ठीक है जी, विलियम हे, द लॉर्ड विलियम हे के द्वारा जो है इस बिल्डिंग को लीज पे ले लिया। लॉर्ड विलियम हे से जो है राजा ऑफ कोठी ने क्या किया, इस बिल्डिंग को लीज पे ले लिया। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर से ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है जी, राजा ऑफ कोठी से जो विलियम मैनफील्ड थे उन्होंने इसको फिर से ले लिया। फिर एडवर्ड ईवक जो है उन्होंने 1881 में इस बिल्डिंग को फिर से ले लिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट कहाँ है, मशोबरा के अंदर भाई, और ट्यूलिप गार्डन कहाँ है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द लॉर्ड एल्गिन जो थे भाई, लॉर्ड एल्गिन जो थे ये पहले वायसराय थे इंडिया के जो इस बिल्डिंग में रुके थे, और इन्होंने ही इस बिल्डिंग को डिक्लेयर कर दिया था एज ए वायसराय रेजिडेंस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, द रेजिडेंस ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया जो है ये किसने डिक्लेयर किया था, तो लॉर्ड एल्गिन, वही यहाँ पे सबसे पहले भी रुके थे। फिर बाद में राजा ऑफ कोठी के द्वारा जो है इसको फिर से लिया गया और उन्होंने लीज पे दे दिया था इसको बाद में सरकार को। ठीक है जी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंस हाउस जो है वो अब डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और ये जो है ओपन भी कर दिया गया है पब्लिक के लिए। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो न्यूज में हमें एक योजना देखने को मिल रही है। हालांकि बताऊं कि योजनाओं से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस योजना में एग्रीकल्चर का जिक्र हो रहा है। तो इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज का नाम या फिर योजना का जो नाम है वो है हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना जो है रिसेंटली न्यूज में रही, जिसमें हमने क्या करना है, द मिल्क, द पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड कैश क्रॉप्स, इनके मेन कल्चर्स हमने बना, क्लस्टर जो है वो हमने
तैयार करने हैं, इनके क्लस्टर्स ग्रुप्स जो है हम लोगों ने तैयार करने हैं भी, ठीक है जी। क्लस्टर्स ऑफ मिल्क हो गया, पल्सीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स और कैश क्रॉप्स, ठीक है। हमने वेरियस एरियाज में जो है लैंड को कैटेगराइज करने के बाद जो है हमने क्या करना है, इस तरह के जो क्लस्टर हैं वो बनाने हैं। इसके दौरान होगा क्या, देखो इस स्कीम में बोला है सरकार ने कि हम 2% का इंटरेस्ट रेट देंगे। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2% का इंटरेस्ट रेट है भाई। प्रमोट करना है हम लोगों को स्टार्टअप्स प्रमोट करने हैं हमने, एग्रीकल्चर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, फिशरीज के अंदर जो है क्या करना है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ साथ में 80% की सब्सिडी होगी फार्मर्स को अगर वो पॉन्ड्स बनाते हैं फिशरीज को प्रमोट करने के लिए इन द प्राइवेट सेक्टर इन द स्टेट माय डियर। ये इस पर्टिकुलर ये जो हमारी योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है जी। गॉट माय पॉइंट। अगर हम बात करें, देखो हालांकि न्यूज में देखो एग्रीकल्चर का जिक्र जो है यहां पे हो रहा है, ठीक है, तो न्यूज ऐसा तो आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अगर पूछी भी जाएगी तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि सरकार जो है ये वेरियस जो स्कीम्स हैं वो क्यों लॉन्च कर रही है, ऐसा क्या है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लैंड यूज पैटर्न है वो किस तरह का है और सरकार किस तरह से फोकस करती है फिर इन फार्मर्स को, ये थोड़ा सा समझने की आपके लिए जरूरत है। ये मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंड यूज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश में लैंड यूज की अगर हम बात करें तो पहले तो देखिए साइज ऑफ लैंड की, अगर साइज की क्लासेस की बात करें तो हमने यहां पे फार्मर्स को जो है पर्टिकुलर 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले है मार्जिनल, यानी कि वो फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो आते हैं मार्जिनल फार्मर्स। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल फार्मर्स की तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच का जो लैंड है वो आता है स्मॉल फार्मर्स के पास, और उसके बाद 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास लैंड है वो आता है सेमी मीडियम के पास, और 4 से 10 हेक्टेयर के बीच का जो लैंड है वो आता है मीडियम के पास। और अगर हम बात करें 10 हेक्टेयर से ज्यादा किसी के पास लैंड है तो उसको लार्ज फार्मर जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना यह है, देखिए माय डियर, अगर आप देखें तो यहां पे नंबर ऑफ होल्डिंग्स की अगर आप बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 7 लाख के करीब जो फार्मर हैं वो हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि 7 लाख टोटल। मैं आपको बता दूं तो टोटल फार्मर हिमाचल प्रदेश में 9.97 लाख हैं टोटल फार्मर। उन 9 लाख में से, उन 10 लाख में से क्या है, 7 लाख जो फार्मर्स है भाई, 7 लाख फार्मर्स आपका मार्जिनल फार्मर्स है, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उसके पास। तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम को डबल करना है, ठीक है जी, उसकी लाइफ को, उसके लाइवलीहुड को जो है क्या करना है भाई, आपका अपलिफ्ट करना है। तो सरकार क्या करेगी, इनको फोकस करेगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सबसे ज्यादा होल्डिंग्स जो है सबसे ज्यादा होल्डिंग्स जो है इन छोटे किसानों के पास है। वहीं अगर मैं बता दूं तो लैंड की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें ना तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले ही आपका पीक के ऊपर है, जो हम मैक्सिमम लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमें डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, इन्हीं सभी मुद्दों को देखने के बाद जो है सरकार क्या करती है, स्कीम्स को लॉन्च करती है भाई, ठीक है जी। वहीं बात करें स्मॉल फार्मर्स की तो 1 लाख के करीब है, और इस तरह से अगर आंकड़ा देखें तो लार्ज फार्मर्स जो हैं इनकी नो होल्डिंग देखें तो सबसे कम फार्मर हैं जिनके पास हमारे जो एरिया है वो बहुत ज्यादा एरिया है, ऐसे बहुत कम फार्मर हैं, ठीक है जी। तो सबसे दिक्कत ज्यादा आएगी इन फार्मर्स को, क्योंकि इनकी संख्या जो है, इनका जो आप देखेंगे इनकी जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है और लैंड होल्डिंग बहुत कम है इनके पास,
ठीक है जी। तो इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार क्या करेगी, वेरियस स्कीम्स लॉन्च करेंगी। उसके बाद एरिया ऑपरेटेड देख लें भाई, ठीक है जी। एरिया ऑपरेटेड देखिए टोटल एरिया कितना है हमारे पास, तो टोटल एरिया 9.44 लाख हेक्टेयर जो है हम लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए है। और एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग की अगर बात करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम के लिए एवरेज होल्डिंग साइज जो है वो हमारे पास 0.95% है, यानी कि अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो 0.95 हेक्टेयर लैंड आता है हर एक फार्मर के पास। अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो देखिएगा लार्ज जो किसान है उसके पास एवरेज होल्डिंग सबसे ज्यादा है, एवरेज होल्डिंग उसके पास सबसे ज्यादा है, लेकिन नंबर उसके पास सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसे किसान बहुत कम हैं जिनके पास बड़ा लैंड है, ठीक है जी, और एवरेज होल्डिंग उनके पास ज्यादा है। लेकिन जो मार्जिनल फार्मर है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन एवरेज होल्डिंग उनकी देखी जाए तो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन फार्मर्स के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये लैंड यूज पैटर्न समझाता है, यही तो चीज बताएगी आपको कि एग्रीकल्चर में क्या है हमारे पास, ठीक है जी, किस तरह हम किसान को जो है फोकस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स हो गया, एरिया ऑपरेटेड हो गया, तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, चाहे आप प्री की बात कर लीजिए चाहे आप मेंस की बात कर लीजिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, लिस्ट 1 में हम लोगों ने कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज डाले हैं और लिस्ट 2 में उनका नंबर दिया है। जैसे अगर आप बात करें लिस्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है जी, एरिया ऑपरेटेड कितना है हमारे पास, एवरेज होल्डिंग साइज कितना है हिमाचल के किसानों के पास, और टोटल एरिया कितना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, टोटल एरिया तो हिमाचल का 55673 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपको पता ही है, ठीक है जी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग यानी कि टोटल किसान कितने हैं हमारे पास, तो आपको पता ही है 9.97 लाख जो है हमारे पास टोटल किसान है। एरिया ऑपरेटेड यानी कि टोटल एरिया में एग्रीकल्चर के पास कितना लैंड है, तो आपको पता है 9.44 लाख हेक्टेयर हमारे पास देखने को मिलेगा। और एवरेज होल्डिंग साइज जो है वो हमारा 0.95 हेक्टेयर रहता है भाई, ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 बना के जो है आपसे मैचिंग के लिए क्वेश्चन जो है यहां से आ सकता है। और साथ साथ में मेंस की बात करें तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें द एवरेज होल्डिंग साइज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो एवरेज होल्डिंग साइज है मार्जिनल का, स्मॉल का, मीडियम का, लार्ज का, उन सब का जो एवरेज होल्डिंग साइज है माय डियर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर 8 मार्क्स में क्वेश्चन जो है ये आपको यहां से देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्री में भी आएगा और मेन में भी आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारे पास कौन सी है। देखो भाई रिसेंटली हुआ क्या है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि कांगड़ा जो है हम उसको एज ए टूरिज्म कैपिटल जो है वो डिक्लेयर करेंगे या फिर उसको जो है स्थापित करेंगे। एक तरह से उन्होंने बोला है कि इस्टेब्लिश सेटअप करेंगे हम कांगड़ा को एज ए टूरिज्म कैपिटल। अब यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं क्या है, देखो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो GS 3 में जो यूनिट 3 है आपकी और उसका भी जो सब यूनिट 3 है वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो माय डियर हमारा टूरिज्म से ही रिलेटेड है। अब उस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हर साल आपको पता है, चाहे आपका प्री हो गया चाहे आपका मेंस हो गया, उसमें टूरिज्म से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। उसमें आपको टूरिज्म पॉलिसी हो गया, उसमें टूरिज्म पोटेंशियल हो गया, उसमें टाइप्स ऑफ टूरिज्म हो गया, एनवायरमेंट एंड टूरिज्म हो गया, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे जो हैं आपको उस सब यूनिट में देखने को मिलेंगे। अब कांगड़ा हालांकि CM ने बोला है कि हम इसको एज ए टूरिज्म कैपिटल जो है वो डिक्लेयर करेंगे, तो ये भी आपके
मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा को जो हम टूरिज्म कैपिटल घोषित कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस कांगड़ा के अंदर हमारे पास पोटेंशियल क्या क्या है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा कि कांगड़ा में जो टूरिज्म पोटेंशियल है भाई उसको देख लेते हैं। तो अगर तो हम हेरिटेज टूरिज्म की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे पास कांगड़ा में बहुत से हेरिटेज मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं। मसरूर रॉक का टेम्पल हो गया, बैजनाथ मंदिर हो गया, फिर उसके बाद अघंजर महादेव हो गया, उसके बाद ब्रिजेश्वरी मंदिर हो गया। इस तरह के बहुत से मंदिर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। वहीं मंदिरों के बाद अगर कल्चरल हेरिटेज से अगर हम बात करें बाद में और वाटर टूरिज्म की बात करें तो वाटर टूरिज्म में पौंग डैम रिजर्वायर हमारे पास हो गया, ठीक है जी। तो इसमें वेरियस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलर वेरियस बिल्डिंग्स की तो ऑब्वियसली वेरियस चर्चेज हमें देखने को मिलेंगे। लॉर्ड एलिगन का टॉम्ब हमें देखने को मिलेगा धर्मशाला के अंदर, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये पोटेंशियल है। और वहीं अगर हम बात करें तो बिल्कुल भाई कांगड़ा में आपको पैराग्लाइडिंग, बीड बिलिंग जो है ना, वर्ल्ड का फेमस पैराग्लाइडिंग साइट है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप आपका यहाँ पे होता है। तो अगर ओवरऑल आप कांगड़ा की तस्वीर को देखें तो कांगड़ा में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। चाहे आप हेरिटेज मंदिर ले लीजिए, चाहे आप वाटर स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे आप एडवेंचर टूरिज्म में देखें तो आपको पैराग्लाइडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है जी। चाहे आप वेरियस बिल्डिंग्स, बौद्ध मठ हमें उनके अवशेष हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांगड़ा जो है माय डियर, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के बेस पे। तो अगर कांगड़ा को एज ए कैपिटल, अगर टूरिज्म कैपिटल हम लोग डेवलप करेंगे तो वहां के जो लोग हैं उनको क्या होगा, सीधा सीधा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट होगा, जिससे उनकी जो आर्थिकी है माय डियर वो बहुत सही होने वाली है। और दूसरा, कांगड़ा जो है ओवरऑल क्या करेगा, हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी अपना जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो हमने देख लिया कि कांगड़ा में पोटेंशियल क्या क्या है, आपसे पूछा जा सकता है माय डियर। और दूसरी बात बता दूं, कांगड़ा सर्कल की पूरे की अगर बात करें, ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिले धर्मशाला हो गया, कांगड़ा में आपके पर्टिकुलर है ना अंदरेटा हो गया, रोयरिक आर्ट गैलरी है माय डियर आपकी, ठीक है जी। उसके बाद निकोलस रोयरिक की अगर हम बात करें है ना तो वो देखने को मिलेगा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा के अंदर। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सरकार की अगर बात करें तो रिसेंटली आपको एक न्यूज आपने शायद देखी होगी कि बनखंडी जो कि देहरा एरिया के आसपास का रीजन है, वहां पे एक बहुत बड़ा जो है जू चिड़ियाघर जो है वो बनाया जा रहा है। 180 हेक्टेयर का लैंड जो है उसमें कवर किया जाएगा, 300 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है उसमें इन्फ्यूज किया जाएगा माय डियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अब बनखंडी में जू बना रही है भाई ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। गोल्फ कोर्सेज जो है यहीं पे बनाया जा रहा है, ठीक है जी, ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई कांगड़ा जो है वो धौलाधार रेंजेस में आता है, आपको पता ही है। अब धौलाधार खुद में ही एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट है ना। तो उस एडवेंचर टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार टेंट सिटीज डेवलप कर रही है माय डियर। कांगड़ा के अंदर 200 से ज्यादा टेंट सिटीज जो है वो बनाई जा रही हैं। ऐसा मानना जा रहा है कि सरकार क्या करेगी, धौलाधार रेंजेस के अंदर जो है डिफरेंट जगह पे, प्लेसेस पे टेंट सिटीज डेवलप करेंगी ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद आपको पता ही है, बिल्कुल कनेक्टिविटी की बात करें तो जो गग्गल एयरपोर्ट हो गया उसकी एक्सटेंशन की जा रही है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में हर एक मुख्यालय में हेलीपैड जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भैया ना। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, टूरिज्म को प्रमोट करेंगी हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भाई बोला जा रहा है कि 24/7
24/7 टूरिस्ट विलेज जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। उसके बाद परागपुर हो गया, हेरिटेज विलेज हो गया माय डियर हमारा, है ना, तो वो भी, उसको भी डेवलप किया जाएगा। वहीं पे वहां उस एरिया में गोल्फ कोर्स जो है वो बनाया जा रहा है आपका, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है ये सरकार कर रही हैं आपके कांगड़ा को एज ए टूरिस्ट कैपिटल बनाने के लिए। और अब ये तो रही बात कांगड़ा की, है ना, तो आपको इंडिया का, हिमाचल का भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या इनिशिएटिव सरकार ले रही है, किस किस तरह का टूरिज्म हमारे पास है। तो ये टूरिज्म वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपके मेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं इसी पर्टिकुलर सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो कांगड़ा को हम किस तरह से, आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसको टूरिज्म कैपिटल घोषित कर सकते हैं। कांगड़ा इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, हैज बीन डेवलप्ड एज द टूरिज्म कैपिटल। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आपने अपने कमेंट देने हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कि किस तरह से कांगड़ा को जो है एज ए टूरिज्म कैपिटल जो है वो घोषित किया जा रहा है, या फिर इस्टेब्लिश्ड या फिर सेटअप जो है वो डेवलप जो है वो किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि कांगड़ा में पोटेंशियल क्या है और सरकार क्या क्या सोच रही है भाई, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो ये थी माय डियर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इस वीक की। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और न्यूज के साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।